नमस्कार साथियों। परमुटेशन कॉम्बिनेशन कंप्लीट करने के बाद हम प्रोबेबिलिटी पर आ गए हैं। कुछ क्वेश्चंस कॉम्बिनेशन की प्रोबेबिलिटी के साथ बनते हैं, कुछ एक दो क्वेश्चंस की डिमांड और भी आई है मेरे पास कि सर कॉम्बिनेशन का इस टाइप का एक क्वेश्चन और करा दीजिए। तो मैं जब प्रोबेबिलिटी आपको पढ़ाऊँगा, प्रोबेबिलिटी प्लस कॉम्बिनेशन, उसमें मैं उन क्वेश्चंस को कराने की आपको कोशिश करूँगा। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं प्रायिकता, जिसको कि आप प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता के नाम से जानते हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो अपन इस बात सेंस की बात करें कि प्रायिकता मतलब क्या है। तो प्रायिकता के क्वेश्चंस आपने देखे हैं, क्योंकि हम जनरली 10th क्लास से इसको पढ़ रहे हैं, 10th में भी पढ़ रहे हैं, 12th में भी पढ़ रहे हैं और भी कई जगह पढ़ रहे हैं। प्रायिकता का मतलब होता है संभावना। आपने देखा होगा कई जगह पे प्रायिकता शब्द की जगह पे संभावना शब्द यूज होता है, या प्रोबेबिलिटी की जगह पे कहीं कहीं पे पॉसिबिलिटी शब्द भी यूज होता है। तो क्या संभावना ही प्रायिकता है? क्योंकि जनरली क्वेश्चंस में तो लिखा होता है कि संभावना, एक सिक्के को उछाला जाए तो उस पर हेड आने की क्या संभावना है, एक पासे को फेंका जाए तो उस पर 4 आने की क्या प्रायिकता है, क्या संभावना। इसी टाइप की जनरली प्रायिकता के क्वेश्चंस में संभावना शब्द का, पॉसिबिलिटी शब्द का यूज होता है। तो प्रायिकता मतलब किसी भी घटना के होने की संभावना। और किसी भी घटना के होने की संभावना को हम कैसे बता सकते हैं? तो संभावना को हम जनरली शब्दों में व्यक्त कर पाते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि बारिश होने की क्या संभावना है, तो आप बोलेंगे हो सकती है, या आपका मन होगा तो आप बोलेंगे नहीं हो सकती। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि बारिश होने की क्या प्रायिकता है, तो अब आपके साथ में एक कंडीशन फॉलो होगी, अब आपके साथ में एक शर्त लग गई है। जैसे मैंने पूछा प्रायिकता कि अब आपको जो जवाब देना पड़ेगा वो अंकों में देना पड़ेगा, मात्रात्मक जवाब देना पड़ेगा, क्वांटिटेटिव आंसर देना पड़ेगा। आप शब्दों में नहीं दे सकते कि हो सकती है कि नहीं हो सकती। अब आपको जवाब देना पड़ेगा। अब मैं पूछूंगा कि बारिश होने की क्या प्रायिकता है, तो आपको बोलना पड़ेगा 1/2। ना होने की क्या प्रायिकता है, 1/2। जब नंबर्स में हम आंसर देने लगते हैं तो वो प्रॉब्लम, एक सीधे सरल से शब्दों में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो संभावना को अंकों में व्यक्त करने का ही एक तरीका प्रायिकता होता है। ठीक है, तो अब कैसे डिसाइड होगा, क्या हो सकता है, क्या बेहतर तरीका हो सकता है, कितना सरल तरीका हो सकता है? क्योंकि प्रायिकता को बड़े जटिल तरीके से आप लोग पढ़े हैं हो, या जटिल तरीके से लोग इसको पढ़ाते हैं। मैं आपको बिना उन शब्दों का यूज किए, क्योंकि हमें उन शब्दों से कोई लेना देना नहीं है, पी ए पी बी, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। हमें लेना देना है हमारे आंसर से। तो हम बहुत ही सरल तरीके से इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी को। तो प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। इसको और सरल भाषा में हम ऐसा लिख सकते हैं कि नीचे लिख सकते हैं अपन टोटल ऑफ नंबर्स, टोटल ऑफ नंबर, और ऊपर लिख सकते हैं पॉसिबल नंबर, या रिजल्ट शब्द का यूज भी कर सकते हैं। पॉसिबल रिजल्ट, नीचे टोटल रिजल्ट, ऐसा भी कर सकते हैं। हिंदी में बोल सकते हैं हम संभावित परिणाम। जो भी, जो शब्द आपको सटीक बैठ जाए, जो आपको लगे कि ये बेहतर रहेगा, उन शब्दों का आप यूज कर सकते हैं। पहले बटे अपॉन में कुल परिणाम। जैसे मैं आपसे कहूँ कि बारिश होने की क्या संभावना है, तो बारिश, सबसे पहले हमेशा प्रोबेबिलिटी में, प्रायिकता में टोटल नंबर ऑफ केसेस पे ध्यान दिया जाता है कि कौन कौन से केस हो सकते हैं। तो अगर बारिश होने की बात करें तो बारिश होने की बात जब हम करना चालू करेंगे तो 2 ही संभावना हो सकती है, या तो बारिश हो सकती है या बारिश नहीं हो सकती। कितने केस बनते हैं? दो ही हो सकते हैं। कुल परिणाम कितने हो सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो सकते हैं? 2। तो सबसे पहले हमारी जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो है टोटल नंबर ऑफ केसेस की। तो आप नीचे क्या लिखेंगे? 2। अब उन्होंने पूछा किस बारे में? उन्होंने पूछा बारिश होने की संभावना। तो बारिश, इन दो रिजल्ट हैं हमारे पास में, नंबर 1 एंड नंबर 2। उन्होंने किसके बारे में पूछा है? बारिश होने की, यस के बारे में पूछा है। तो ये 2 में से कोई एक है, तो हम इसको आंसर देंगे 1/2। इतनी ही सरल होती है प्रायिकता।
बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। आज केवल मैं आपको इससे परिचय कराने की कोशिश करूंगा आपसे कि भाई होती क्या है, प्रस्तावना क्या होती है ना, इंट्रोडक्शन क्या होता है प्रोबेबिलिटी का। तो नेक्स्ट पार्ट से हम इसको धीरे धीरे पढ़ना चालू करेंगे। और आज एकदम बहुत सारी जटिलता भरी चीज़ें भी नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको कि एकदम बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ा दिए और बहुत सारे कॉन्सेप्ट, ऐसा भी नहीं। हम धीरे धीरे पढ़ना चालू करेंगे कि प्रायिकता क्या होती है। तो हमें क्या करना है, जब भी हम नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस का मतलब हम किसके फेवर में बात करें, हम बारिश होने के फेवर में बात कर रहे हैं तो हमने ऊपर एक लिख दिया, क्योंकि बारिश होना एक पढ़ना और टोटल कितने हैं, टोटल तो है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस मतलब हम किसके फेवर की, हम बारिश होने की बात कर रहे हैं या बारिश ना होने की बात कर रहे हैं, है ना। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन बनते हैं वो प्रोबेबिलिटी को शुरुआत देते हैं। इसी तरीके के क्वेश्चन से प्रायिकता की शुरुआत होती है। अभी क्वेश्चंस तो मैंने आपको केवल एक ओरली बताया है, धीरे धीरे अपन आगे की तरफ को बढ़ते हैं। क्वेश्चन से ज़्यादा समझ में आएगा। मैं आपको बहुत सारा ज्ञान बांटूँ तो इस ज्ञान से कुछ समझ में आने वाला है नहीं आपको। तो इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं, मैं आपको एक एक करके और बता देता हूँ कि प्रायिकता हमेशा जीरो या जीरो के बराबर होगी या जीरो से बड़ी होगी या बराबर होगी और एक से छोटी होगी। मतलब आपने जनरली देखा होगा कि प्रायिकता के आंसर हमेशा फ्रैक्शन में आते हैं, फ्रैक्शन में भी हमेशा इवन फ्रैक्शन में आते हैं, 2/5, 3/7, इस टाइप के आंसर ही आपने देखा। कभी भी आपने प्रोबेबिलिटी में ऐसा कोई आंसर नहीं देखा होगा कि किसी चीज़ के होने की प्रायिकता 10 है, ऐसा नहीं होता, है ना। तो प्रायिकता का जो आंसर आता है वो हमेशा जीरो से बड़ा या एक से छोटा, जीरो भी हो सकता है। अब जीरो कब होता है और एक कब होता है, जब किसी निश्चित हो किसी घटना की। जैसे मैं आपसे कहूँ कि बारिश होने की, जैसे बारिश की बात फिर से करें तो बारिश होने की क्या प्रायिकता है, तो मैंने बोला 1/2। बारिश ना होने की क्या प्रायिकता है, तो वो भी 1/2, क्योंकि वो भी दो में से एक रिजल्ट थे। तो दोनों को टोटल करोगे तो हमेशा एक आएगा। मतलब टोटल जो रिजल्ट होते हैं वो हमेशा एक ही होते हैं। किसी भी अगर किसी के रिजल्ट के बारे में हम बात करें, जैसे मैं एक सिक्का उछालूं, मैं कहूँ हेड आने की प्रायिकता बताओ, टेल आने की बताओ, तो दोनों निश्चित हैं। तो दोनों की कुल मिलाकर के प्रायिकता क्या होगी, तो एक ही होगी। तो निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा एक होती है, एक से बड़ी कभी नहीं हो सकती। और अनिश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा जीरो होती है। कुछ बेसिक चीजें हैं, समझ में आ जाए तो भी अच्छी बात है, नहीं तो अपन क्वेश्चन से समझें। अनिश्चित घटना की प्रायिकता जीरो होती है। अनिश्चित घटना कैसी, जैसे मैं आपसे कहूँ कि हमने एक पासा उछाला, एक डाइस उछाला, पासा लूडो खेलते ना, एक पासा उछाला, तो उस पर 7 आने की प्रायिकता बताइए, तो 7 तो उस पर होते ही। तो ये अनिश्चित है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो फिर उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, जीरो। मैं कहूँ कि एक बॉक्स में 1 से लेके 50 तक के नंबर लिखे हुए टिकट रखे हैं, तो बताइए उस अपन ने एक टिकट बिना देखे निकाला और उस टिकट का नंबर 73 होने की क्या प्रायिकता, तो 73 नंबर ही नहीं था। तो इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, क्या प्रायिकता है, जीरो है। तो अनिश्चित घटना की प्रायिकता जो कि हो ही नहीं सकता, उसकी प्रायिकता हमेशा जीरो होती है ना। और बाकी जितनी भी घटनाएं होती हैं उनकी प्रायिकता 0 से 1 के बीच में होती है। बस इतना सा ध्यान रखिएगा। अपन बहुत ईजी तरीके से इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन से सीधा स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20, 1 से 20 तक। एक बार आप हिंदी में भी पढ़ लीजिए इसको। 1 से 20 तक की संख्याओं में से अभाज्य संख्या चुनने की क्या प्रायिकता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको प्राइम नंबर्स आते हैं। एक्चुअल में ये मैथ्स के सबसे लास्ट के चैप्टर्स कहलाते हैं और इसमें आपको बहुत सारे बेसिक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या आपको प्राइम नंबर्स पता है कौन कौन से होते हैं, और 1 से लेकर के 20 तक की संख्याओं में फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर में कौन कौन से नंबर प्राइम होते हैं, या प्राइम नंबर होते कौन से हैं। तो प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, या जिनके केवल 2 विभाजक होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं, या ऐसी संख्याएं जो केवल खुद से और 1 से विभाजित होती है ना। लेकिन 1 से विभाजित होना भी जरूरी है और खुद से, मतलब 2 फैक्टर होने चाहिए। तो कितनी होती है, क्या आपको जानकारी है, तो मैं बता देता हूँ। अगर आपको जानकारी नहीं हो तो सबसे छोटी प्राइम नंबर होती है 2। अगर आपको नहीं पता हो तो इसको आज नोट कर लेना। इसके बाद 3, इसके बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, जरूरी नहीं है कि सारी ऑड हो या सारी इवन हो। 11 के बाद 13, 13 के बाद 17 और 17 के बाद 19, क्योंकि हमें 20 तक ही चाहिए। अगर आगे चाहिए होती तो आगे भी। और एक अच्छा स्टूडेंट की पहचान भी ये होती है कि वो याद रखता है कि 1 से 50 तक कितनी होती है। मैंने याद भी अब क्लास में याद कराता हूँ, 1 से 50 तक 15 होती हैं, 1 से 100 तक 25 होती है, मैं 50 से 100 तक 10 होती है। ये सारी याद भी कराता हूँ। ये भी याद कराता हूँ कि 23 तक केवल 9 होती हैं और उनका टोटल 100 होता है। तो वो जब हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो हो सकता है कि पढ़ें तो मैं आपको और क्लियर करूँगा।
तो यहाँ पर केवल ये प्राइम नंबर है। कुल कितने प्राइम नंबर होते हैं? 8। 1 से 20 तक कुल 8 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो इनकी क्या प्रायिकता होगी? हम वही फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले नीचे क्या लिखेंगे? कुल परिणाम। हमने कितनी संख्याओं में से छांटा? 20 संख्याओं में से। तो कुल रिजल्ट कितने थे? 20। और उनमें से प्राइम नंबर कितने हैं? तो प्राइम नंबर अभी अभी हमने निकाल लिया 8। ठीक है, 4 से कैंसिल कर देंगे तो आंसर कितना आएगा? 2/। तो 1 से 20 तक की अभाज्य संख्याओं की क्या प्रायिकता है? 2/5। अभाज्य संख्या की जगह मान लीजिए उन्होंने ऐसा पूछा होता कि 1 से 20 तक कितनी सम संख्याएं होंगी, इवन नंबर की क्या प्रायिकता है। अगर किसी एक संख्या को चुन रहे हो तो उसमें से इवन होने की, तो 1 से 20 तक कितने इवन नंबर होंगे अगर ये क्वेश्चन होता तो 1 से 20 तक 10 इवन नंबर होंगे, तो 10/20। ऑड की पूछ लेते तो ऑड भी कितने होंगे? तो 10/20। और भी कुछ पूछ सकते हैं, नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस कहलाते हैं। तो ये कितने आ जाएगा? 1/2। ये कितना आ जाएगा? जो पूछा हो, जो हमारे फेवर में, जिसका हम फेवर कर रहे हैं। अभी हमारे क्वेश्चन में किसका फेवर कर रहे हैं? हम कर रहे हैं अभाज्य संख्याओं में। तो अभाज्य संख्या होने की क्या प्रायिकता है? तो अभाज्य संख्या होने की क्या प्रायिकता, अभाज्य संख्या चुनने की क्या प्रायिकता है? तो 8/20। 8/20 4 से कैंसिल करोगे 2/5। ठीक है, पहला बड़ा शॉर्ट एंड स्वीट सा क्वेश्चन है। और देखते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3 फ्रॉम 1 to 50। 1 से 50 तक 3 से विभाजित होने वाली संख्याओं का चयन करने की क्या प्रायिकता है? अगर 1 से 50 तक संख्याएं लिखी हैं तो उसमें से ऐसे कितने नंबर होंगे जो कि 3 से डिवाइड हो, 3 से डिवाइड हो। सबसे पहले हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सबसे पहले हमें नीचे क्या लिख लेना चाहिए? कुल परिणाम, टोटल रिजल्ट। तो टोटल रिजल्ट कितने हैं भाई? हमें कितनी संख्याओं में से छांटना? तो टोटल हमें 50 संख्याओं में से छांटना है। तो कुल संख्या हमारे सामने कितनी है? 50। और इन 50 में से हमारे फेवर के नंबर्स कौन से हैं? तो हम उन नंबर्स का फेवर करने जा रहे हैं जो कि 3 से डिवाइड होते हैं। तो क्या आपको पता है कि 3 से कितने नंबर डिवाइड होंगे? तो आप इसको मैनुअली ऐसे भी कर सकते हैं। 3 से डिवाइड होने वाला नंबर 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, ऐसे कर करके 30 तक तो कम से कम अपन को पता ही है, क्योंकि 3 की टेबल आती है। 10 ये हो जाएंगे। इसके बाद आप लिख भी सकते हैं 33, 36, 39, 42, 45 और 48। फिर 48 के बाद फिर 50 से ज़्यादा चले जाएंगे। तो 10 तो ये हो गए थे, बाकी 11, 12, 13, 14, 15, 16। टोटल कितने हो रहे हैं? 16। और इसी तरीका क्या है? तो 1 से 50 तक, चूँकि 1 से स्टार्ट है तो 50 को डायरेक्ट 3 से डिवाइड कर दीजिए। 3 से एग्जैक्टली 50 कितनी बार डिवाइड होता है? पूरा पूरा तो नहीं होगा, तो 3 से ये अप्रॉक्सीमेट 16 टाइम डिवाइड। तो लगभग जितनी बार तक पूरा पूरा भाग जाए ना, जरूरी नहीं कि पूरे 16.66 नहीं लिखना, 16 बार पूरा पूरा भाग जाए। तो इसका मतलब 1 से 50 तक 3 से डिवाइड होना ना। यहाँ पे पॉसिबल रिजल्टिंग कितने नंबर पॉसिबल हो सकते हैं जो कि 3 से डिवाइड हो? तो 3 से डिवाइड कितने नंबर हो रहे हैं? 60। तो आंसर कितना आएगा? 16/50। आप बिल्कुल विश्वास मानिएगा कि प्रोबेबिलिटी इतनी ही ईजी है। ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ये एक्चुअल में केवल और केवल कंडीशनल है। उस कंडीशन को आप अच्छे से समझ जाएंगे तो प्रायिकता बहुत ईजी। तो बड़ा फेवरेट चैप्टर है, एग्जामिनर का बहुत आ रहा है आजकल एग्जाम में, तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा। हालांकि पहले चैप्टर में बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने लायक नहीं है। अगर आप पहले से थोड़ी बहुत प्रोबेबिलिटी आते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा आपके पढ़ने लायक नहीं, लेकिन आगे के चैप्टर में आपको बहुत कुछ नया, बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा। चलिए, क्योंकि हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, लास्ट तक जाएंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। एक इस वीडियो के बाद में एक आपके लिए एक थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया जो कि मैं इसके बाद ही डालूंगा, और उसमें आपको और थोड़ा सा हो सकता है आप चीज़ों को समझ पाएँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। थोड़ा सा धैर्य रखिए, है ना, पेशेंस रखिए। मैं प्रोबेबिलिटी आधे घंटे में भी पढ़ा के ख़त्म कर देता हूँ। कई स्टूडेंट को पता है कि मैं आधे घंटे में प्रायिकता ख़त्म कर सकता हूँ। परमुटेशन कॉम्बिनेशन मैंने 1 घंटे के अंदर दोनों पढ़ाए हैं। तो लेकिन मैं बहुत तसल्ली से पढ़ाना चाहता हूँ आपको, बहुत तसल्ली से पढ़िए। जो विद्यार्थी समझदार हैं वो समझ रहे होंगे इनका महत्व जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A letter is randomly taken from English alphabets. What is the probability that the letter selected is not a word? हिंदी में भी पढ़ लीजिए। एक अक्षर अनियमित रूप से अंग्रेजी वर्णमाला से लिया गया है। अनियमित रूप से ही लेते हैं, इन शब्दों से बहुत ज़्यादा व्यतीत मत होना। किसी भी एक को, मतलब ऐसा आपने अपनी मर्जी से नहीं छांटा, किसी भी एक को मैंने छांटा। क्या संभावना है? देखिए संभावना शब्द आगे जो मैं आपसे कह रहा हूँ, जरूरी नहीं है प्रायिकता हो, संभावना शब्द भी हो सकता है, लेकिन हमें आंसर शब्दों में तो लिख के आ नहीं सकते ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आंसर शीट पे कैसे लिख के आओगे?
तो हमेशा नंबर में ही देना पड़ेगा। तो चुना गया अक्षर एक स्वर नहीं है। अंग्रेजी वर्णमाला में से एक ऐसा अक्षर छांटना है कि वो क्या नहीं होना चाहिए, स्वर नहीं होना चाहिए। तो इसको आप दो तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। पहली अप्रोच ये कर सकते हैं कि स्वर होते कितने हैं। तो पहले तो सबसे पहले इंग्लिश अल्फ़ाबेट में अक्षर कितने होते हैं। अब हम प्रोबेबिलिटी अब 2 में हमने कर लिया। सबसे पहले तो नीचे क्या लिखेंगे, 26। क्यों लिखा 26? क्योंकि कुल अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं, 26। उन्हीं में से छांटना है, मतलब टोटल रिजल्ट कितने हैं, 26। अब वोवेल्स कितने होते हैं, स्वर कितने होते हैं, तो आपको पता है, बहुत अच्छे से पहले भी बात कर चुके, ए ई आई ओ यू 5 होते हैं। तो अगर उन्होंने ऐसा पूछा होता कि स्वर चुना गया अक्षर एक स्वर है, तो अपन आंसर देते, क्योंकि अपन किसका फेवर कर रहे हैं, स्वर का। तो 5/26। लेकिन उन्होंने क्या पूछा है, उन्होंने पूछा है कि स्वर नहीं है। तो 5 अक्षर अगर स्वर हैं तो कितने स्वर नहीं होंगे, तो ऑब्वियस है 21 नहीं होंगे, 21 कॉन्सोनेंट होंगे, व्यंजन होंगे। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 21/26। यहीं पर मैं आपको एक चीज़ और भी समझा दूं कि ये चूंकि नेगेटिव क्वेश्चन था, तो इस एक तरीका तो ये हो गया कि 5 स्वर हैं तो बाकी 21 कॉन्सोनेंट। या इसको ऐसे भी कर सकते थे, जब भी कोई नेगेटिव प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो 1 में से उसकी पॉजिटिव माइनस कर देते हैं, क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, एक से बड़ी नहीं होती। तो 1 माइनस स्वर होने की प्रायिकता, तो स्वर कितने होते हैं, 5। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आंसर वही आएगा, आप घबराइएगा नहीं। 26 में से 5 घटाओगे तो 21/26। आपका नज़रिया है, आपका तरीका है, कई लोग कई तरीक़ों से करते हैं। आप समझ जाइए कि कैसे करना है, आंसर दोनों से एक ही आएगा। चाहे आप कॉन्सोनेंट को चूज़ कर लो, चाहे स्वर को नहीं करोगे तो भी कॉन्सोनेंट ही चूज़ करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं इसके कुछ ट्रेडिशनल टाइप के, हमको इसमें प्रोबेबिलिटी में विशेष रूप से कॉइन्स के क्वेश्चंस पढ़ने हैं, डाइस के क्वेश्चंस पढ़ने हैं, प्लेइंग कार्ड्स के क्वेश्चंस पढ़ने हैं, और फिर इसके बाद बहुत सारे टिकट्स के क्वेश्चन पढ़ने हैं, और भी तमाम सारे, किसी के जीतने की संभावना, किसी के हारने की संभावना, कोई रेशो में भी कई बार प्रोबेबिलिटी लगती है, हम रेशो के क्वेश्चंस भी करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले हम कॉइन पर आते हैं कि कॉइन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये सबसे ईजी है कि एक सिक्का अगर उछाला जाए तो कुल कितने परिणाम हो सकते हैं। तो एक सिक्का के, जैसे मैंने बारिश का कहा, तो बारिश होने के 2 ही परिणाम होते हैं, तो होगी या नहीं होगी। जैसे एक सिक्के के केवल 2 ही पहलू होते हैं, या तो हेड होगा या टेल होगा, बशर्ते वो शोले का जय और बीरू वाला सिक्का ना हो, उस पर दोनों तरफ हेड था ना। तो इतना, ऐसी कुछ अपवाद भी होते हैं, वो अपवाद कुछ लोग चिपका लेते हैं। हमारे ज़माने में तो एक सिक्के पर 5 का सिक्का एक्चुअल में आते ही 2 पार्ट में चिपक के था, तो लोग उसको बीच में से काट के दोनों तरफ हेड चिपका लेते थे। तो हम क्रिकेट में खेलने जाते थे तो टॉस हमेशा हार जाते थे, लेकिन बहुत देर बाद मालूम पड़ा कि वो दोनों तरफ से हेड ही आता था, इसमें ऐसा हो जाता है। तो ऐसी किंवदंतियों पर नहीं जाना आप, तो बहुत ऑथेंटिक, हमारे एग्ज़ाम में बहुत ही चीज़ें ऑथेंटिक आती हैं। तो एक सिक्का अगर उछाला जाए तो कुल परिणाम कितने हो सकते हैं, तो या तो हेड हो सकता है या टेल हो सकता है। ठीक है, 2 सिक्के हवा में उछाले जाएं तो क्या हो सकता है। तो वो चीज़ें धीरे धीरे करके हमको सीखनी पड़ेगी कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। तो देखिए, मैं सबसे पहले तो एक सिक्के की बात करूँ, सिक्का आपके सामने है, तो अगर एक सिक्का के 2 ही पहलू होते हैं, 2 ही रिजल्ट होते हैं, या तो हेड हो सकता है या टेल हो सकता है। तो अगर हमसे कोई बोला जाए कि एक सिक्का किसी ने हवा में उछाला, उस पर हेड आने की क्या प्रायिकता है, हिंदी में हम उसको चित्त भी बोलते हैं, हालांकि ये कभी लिखा नहीं आता, हेड ही आता है हिंदी में भी आजकल ऐसा हेड लिखा है। तो हेड आने की क्या प्रायिकता है, तो कुल परिणाम कितने हैं, तो उसमें से हेड क्या है, एक परिणाम है। टेल आने की क्या प्रायिकता है, तो टेल आने की प्रायिकता भी, कुल परिणाम कितने हैं, तो एक। इतना ही, केवल इतना ही करना है। 2 सिक्के होंगे तो क्या होगा, 2 सिक्कों में कितने परिणाम हो सकते हैं, तो 2, या एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए, या 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए, एक ही, आप कभी कंफ्यूज में। 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए, 2 कॉइन्स को, तो क्या होगा, 2 कॉइन्स को एक साथ उछालोगे तो कितने परिणाम हो सकते हैं। यहाँ से प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा अपना रिदम लेती है कि भाई, तो हो सकता है कि दोनों पे हेड आ जाए, हो सकता है पहले वाले पे हेड आए, दूसरे वाले पे टेल आए, हो सकता है पहले पे टेल आए, दूसरे पे हेड आए, हो सकता है दोनों पे टेल आए, ऐसा भी हो सकता है। तो इसको भी एक सिस्टमेटिक तरीके से हम पकड़ते हैं कि किस तरीके से इसको लिखना है, किस तरीके से। दूसरा ये भी है कि एक कॉइन है तो इसके अगर कुल परिणाम 2 हैं तो 2 कॉइन होंगे, तो इसके कुल परिणाम 2 की पावर 2 होंगे, मतलब 4 होंगे। अगर 3 कॉइन होंगे तो 3 कॉइन के कुल परिणाम कितने होंगे, 2 की पावर 3, मतलब 8 होंगे। 4 कॉइन होंगे तो 4 कॉइन के, इस तरीके से भी आप इसको n की पावर r से याद रख सकते हैं।
है ना। अब वो कौन से होंगे उस पर हमें थोड़ा सा एनालिसिस भी करना पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा कि क्या होता है क्या नहीं होता, है ना। ये 2 की n की पावर r चलता है। कुल परिणाम लिख लो, 2 होंगे तो स्क्वायर लगा दो, 3 हो तो क्यूब लगा दो, 4 हो तो पावर 4। चलिए अब 2 सिक्कों पे भी देख लीजिए, देखिए क्या होगा। 2 सिक्के होंगे तो या तो दोनों हेड हो सकते हैं, या पहला हेड दूसरा टेल हो सकता है, या पहला टेल दूसरा हेड हो सकता है, या दोनों टेल हो सकते हैं। तो 2 सिक्के उछालेंगे तो इन चारों में से कोई एक परिणाम हो सकता है। 3 उछालेंगे तो क्या होगा, उस पर भी धीरे धीरे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम उनको बनाएंगे। इसको एक तरीका तो ये सिंपल सा कि अभी चूंकि छोटे क्वेश्चन हैं, या 5-6 पॉइंट का कभी एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया तो उसको भी डिस्कस करेंगे। अभी कैसे कर सकते हैं, दोनों पे हेड ले लीजिए, फिर पहले वाले को हेड रहने दीजिए, दूसरे वाले को टेल ले लीजिए, फिर पहले को टेल कर दीजिए, दूसरे को हेड, फिर दोनों को टेल कर दीजिए। या कुछ तरीका ये भी है, 2 सिक्कों पर ये परिणाम होते हैं हेड, तो इन्हीं पर 2 करना है तो ऐसे लिख लीजिए हेड टेल, यहाँ पर हेड टेल। तो ये इसको ऐसे गिनते हैं, पहले हेड है, फिर हेड टेल, फिर टेल है, फिर टेल। इस तरीके से भी लोग काउंट करते हैं, जैसे आपको सरल लगे, जो भी आप सीख जाएं, जिस तरीके से भी आप काउंट कर पाएँ उस तरीके से करें। जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे तो वैसे आप सीखते जाएंगे। प्रोबेबिलिटी को पढ़ना शुरू कॉइन से किया जाता है, बाकी कॉइन के क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं एग्जाम में। बहुत छोटा कोई एग्जाम होगा, कोई 4th ग्रेड का कोई एग्जाम होगा तो उसमें पूछा जाता है। जनरली डाइस के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, दूसरे वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। आज तो हम शुरू कर रहे हैं तो बहुत ईजी है, आप आराम से पढ़िए, बिल्कुल तसल्ली से पढ़िए। आगे क्वेश्चन हमारे सामने, व्हेन टॉसिंग 1 कॉइन वंस, एक सिक्के को एक ही बार उछाला गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड ऑन कॉइन। तो ये तो हमने पढ़ भी लिया। एक सिक्के को एक बार उछालेंगे तो उस पर हेड आने की क्या प्रायिकता होगी। तो एक सिक्के को उछालते हैं तो केवल 2 ही परिणाम होते हैं, या तो हेड या टेल। तो सबसे पहले नीचे क्या लिखते हैं, 2 कुल परिणाम, और ऊपर हेड एक ही है, 2 में से आंसर कितना आएगा, 1/2। अगर उन्होंने हेड की जगह टेल भी पूछा होता, टेल आने की क्या प्रायिकता है, तो भी 1/2 ही आंसर आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हेन टॉसिंग 2 कॉइन वंस, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स ऑन बोथ द कॉइन, दोनों सिक्कों पर हेड आने की क्या प्रायिकता है। यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो हमने पढ़ा भी, 2 सिक्के हैं तो कुल परिणाम कितने हो सकते हैं, दोनों पे हेड हो सकता है, पहले पे हेड दूसरे पे टेल हो सकता है, टेल हेड हो सकता है, या हेड हो सकता है। इस तरीके से भी ले सकते हैं। तो दोनों से कुल परिणाम कितने हैं, प्रायिकता निकाल, प्रायिकता को हम पी से इंडिकेट कर रहे हैं। कुल कितने हैं, 1 2 3 4 ही हो सकते हैं, तो नीचे आ गया 4। और दोनों सिक्कों पर हेड केवल एक ही में है, तो 1/4 ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका जो होता है कि 2 सिक्के उछाले हैं तो दोनों पे सिक्कों पे हेड चाहिए, तो पहले सिक्के पे हेड आने की प्रायिकता 1/2, एक सिक्के पे हेड आने की प्रायिकता भी हम पढ़ के आए 1/2, दूसरे सिक्के पे हेड आने की प्रायिकता 1/2, तो भी क्या आंसर आ जाएगा, 1/4। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, है ना, ये भी एक तरीका हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। When 2 coin are tossed, फिर से आगे 2 सिक्के एक साथ उछाले गए, व्हाट आर द चांस ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल। 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, कम से कम एक टेल आने की क्या प्रायिकता है। तो फिर से मैं एक बार आपके सामने लिख दूँ, छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, और बड़े हो जाएंगे, 4 सिक्के हो जाएंगे तो क्या अप्रोच होनी चाहिए वो भी बताऊंगा आपको। जब तक चीज़ें हमारे हाथ में हैं, ईजी हैं, तब तक हम दोनों टेल, ये गलत हो गया, ये भी गलत। इनको लिखने का तरीका ये, हेड हेड, पहले पे हेड दूसरे पे टेल, पहले पे टेल दूसरे पे हेड, दोनों। अगर एक कम से कम एटलीस्ट 1 टेल आने की प्रायिकता, एटलीस्ट हमने कॉम्बिनेशन में भी पढ़ा था, एटलीस्ट मतलब कम से कम एक तो होनी चाहिए। तो कम से कम एक होना चाहिए, मतलब एक इसमें है, एक इसमें, और कम से कम एक का मतलब 2 भी चलेंगे। तो फिर से कुल परिणाम कितने थे, 4 में से कम हेड आने, कम से कम एक टेल आने की प्रायिकता, कितने परिणामों में कम से कम एक एटलीस्ट 1 का मतलब एक तो हो ही, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, तो 3/4। ठीक है, इसी तरीके आगे आंसर हमारा, इसी को दूसरे नज़रिए से आपको मैंने एक चीज़ और दिखाई थी, जब भी कम से कम एक आए तो इसका मतलब हम इसको इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि कम से कम एक टेल आए, इसका मतलब एक ही परिणाम बचता है, कम से कम एक का मतलब एक ही परिणाम बचता है। तो इसमें हम ये भी कर सकते थे कि टोटल में से एक भी टेल ना आने की प्रायिकता घटा देते, तो एक भी टेल कितने परिणामों में नहीं आया, एक में। इसको ऐसा भी अगर आप समझ पाए जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, तो भी आंसर कितना आएगा,
याद है आपको, कम से कम एक की कंडीशन जब भी आती है तो हम टोटल में से उसकी ना होने की कंडीशन को माइनस कर सकते, एक भी टेल ना हो, क्योंकि कम से कम एक का मतलब एक होगा, एक से ज़्यादा होगा तो एक ही कंडीशन बचती है जिसमें कि वो ना हो, तो टोटल में से उसको घटा दो तो भी आंसर आ सकता है। इस नज़रिए से भी आप इसको देख सकते हैं। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो सिंपल है, 3 तरीके चूज़ किए थे, 3 मोटे, आंसर एक ही है। मैं केवल आपको अलग अलग नज़रिए सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या बेहतर हो सकता है। When 3 coins are tossed, जब 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो फिर क्या चांस है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल प्राप्त करने की संभव है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, इसको ये पता होना चाहिए कि 3 सिक्के एक साथ उछाले जाएंगे तो कुल परिणाम कितने होंगे, 8। जब हमें टोटल पता होगा कि 8 होंगे तो फिर वो 8 धीरे हम जैसे तैसे करके बना ही लेंगे। कई लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है, कोई लोग 3 की पावर 2 कर देते तो 9 हो जाए। 9 नहीं होते, 8 ही होते। कौन कौन से होते हैं एक बार हम लिख लेते हैं। लिखने का तरीका मैं आपको सिखा देता हूँ, इजी पड़ता है अगर आप इससे लिखना चाहें। सबसे पहले तीनों हेड ले लीजिए, फिर इसमें से एक को सिस्टमेटिकली लास्ट वाले को टेल कर देते हैं, फिर बीच वाले को टेल कर देते हैं, फिर शुरू वाले को टेल कर देते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम 3 टेल लेते हैं। एक बार फिर से देखिए, अब हम लास्ट वाले को हेड कर देंगे, फिर बीच वाले को हेड कर देंगे, फिर शुरू वाले को हेड। तो कुल परिणाम कितने हो गए, 8। ठीक है, ये 8 परिणाम भी हो सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब इसमें कहा है कि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल प्राप्त करने की क्या संभावना है। सबसे इसमें इस क्वेश्चन का आंसर अधिकतर लोगों का गलत आता है, एटमोस्ट 2 टेल। ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल हो, 2 से ज़्यादा टेल नहीं होने चाहिए। तो देखिए इनमें से चूज़ करते हैं कौन कौन से आएंगे। 2 टेल तो चलेंगे, 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ये नहीं चलेगा क्योंकि इसमें कितने टेल हैं, 3। ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। कई लोग इसको भूल जाते हैं, इसको नहीं कहते, इसमें कहते हैं इसमें तो टेल है ही नहीं, तो उसमें लिखा भी नहीं है कि उसमें टेल होना चाहिए। उसमें लिखा है 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, कम हो तो चलेंगे, नहीं हो तो भी चलेगा। एटमोस्ट का मतलब यही होता है। ठीक है, एटमोस्ट आपके पास 100 रुपये हों तो ही मेरे साथ चल सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 100 से ज़्यादा होंगे तो आप मेरे साथ नहीं चल सकते। तो आपके पास 90 हैं तो चल सकते हैं, 110 हैं तो नहीं चल सकते, 70 हैं तो चल सकते हैं, 0 हैं तो भी चल सकते हैं, क्योंकि आपके पास 100 से ज़्यादा तो नहीं है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, तो कितने परिणाम हो गए, 7। तो अपन यहाँ पे आंसर क्या देंगे, 7/8। ठीक है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, इसको जनरली लोग छोड़ देते हैं। इसी का दूसरा नज़रिया भी बताता हूँ। जब ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल की बात आती है तो परिणाम बचता कौन सा है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल आने मतलब 2 से ज़्यादा नहीं आने चाहिए, 2 से ज़्यादा की कंडीशन एक ही बचती है, 3 टेल। तो हम ऐसा भी कर सकते थे कि 1 माइनस 3 टेल आने की कंडीशन को माइनस कर देते हैं। तो 1 3 टेल केवल एक ही कंडीशन में आते हैं, तो 1 माइनस 1/8, तो भी आंसर 7/8 आ जाता है। अब आप अपना गैर जिम्मेदाराना रवैया मत अपनाइए। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग लिख देते हैं, सिंपली लिख देते हैं, सर समझ में नहीं है। भाई समझने की कोशिश करिए, प्रैक्टिकल करिए, 3 सिक्के ले लो एक साथ, देखो कितने परिणाम हो सकते हैं, क्या क्या हो सकता है। ना समझ में आना कोई अच्छी बात नहीं होती। कोई एकदम बता के निकल गया, उसके बारे में बात नहीं कर रहा, कोई चीज़ नहीं कर रहा, नॉर्मली कह दिया किसी ने यही होता है, तो समझ में आती। मैं तो एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से आपको समझाता हूँ, तो बहुत आसानी से समझिए उसको। 2 तरीके से समझा रहा हूँ, इग्नोर मत करिए। कई लोग करते हैं कि इससे आ गया, इससे ज़्यादा नहीं, भाई इससे भी समझिए। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल का मतलब 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, मतलब ये नहीं होना चाहिए। तो हम इतने 7 को ना देख के बस इस परिणाम को चूज़ कर लेंगे, भाई ये नहीं होना चाहिए। तो इसके ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल होने की क्या संभावना है। इसका मतलब वो कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल का मतलब 3 टेल ना, यही तो कह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव कैसे निकालेंगे, 1 माइनस 1/8। एक में 3 टेल होते हैं तो कितने में 3 टेल नहीं होंगे। यहाँ पर ये रिजल्ट भी कुछ बोलता है, 8/7 का मतलब 8 परिणामों में से 7 परिणामों में टेल होगा, एक परिणाम में 2 से ज़्यादा टेल होंगे, इतना ही है। चलिए सिक्कों पे और भी क्वेश्चंस करेंगे अगले पार्ट में, कुछ और बेहतर भी करेंगे। एक थोड़ा सा पासे के बारे में भी बात कर लें। ये हम इससे बचपन से रूबरू हैं, इसको डाइस बोलते हैं हम। और एक तो रीजनिंग में डाइस का चैप्टर भी होता है, इसको भी हम पढ़ते हैं। बाकी यहाँ पर हिंदी में इसको पासा बोलते हैं। हमने सांप सीढ़ी और लूडो ना, ये वाले गेम बहुत सारे बचपन से खेले हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा ऐसा होगा जिसने कभी पासा ना देखा हो, है ना, देखा ही। तो पासे के बारे में जो जानकारी हमें होनी चाहिए
कि उसमें 1 से लेके 6 तक के टोटल रिजल्ट होते हैं, 6 से बड़ा कोई नहीं होता। आप एक पासे को एक बार उछालते हैं तो इसमें 1 से लेके 6 तक कुछ भी आ सकता है, जो टॉप पे आता है उसी को उसका रिजल्ट माना जाता है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं फिर डाइस में, हालांकि यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है, नॉन स्टैंडर्ड, हालांकि यहाँ ज़रूरत नहीं, जब हम रीजनिंग में पढ़ते हैं तो हमें उसकी भी ज़रूरत पड़ती है। तो एक पासा, अगर मान लीजिए एक पासे को उछाला गया तो कुल परिणाम कितने होंगे, फार्मूला वही लगेगा, नीचे कुल परिणाम टोटल रिजल्ट, ऊपर फेवरेबल परिणाम या अपन लिख देते हैं संभावित परिणाम, आप जिनकी बात कर रहे हैं वो वाले परिणाम कितने होंगे। तो मान लीजिए एक पासे को उछाला गया, उसके टॉप पर 4 आने की क्या प्रायिकता है, हमसे ये पूछ लिया कि 4 आने की क्या प्रायिकता है। तो सबसे पहले तो हमारा फर्ज बनता है कि नीचे क्या लिख लें, 6, क्योंकि कुल परिणाम कितने होते हैं, 6। अब 6 में से 4 आएगा, इसकी क्या प्रायिकता है, तो 4, 6 में से एक परिणाम है तो 4 आने की प्रायिकता 1/6। इसको इस नज़रिए से भी देख सकते हैं कि अगर पासे को हमने 6 बार एक करके उछाला, हर बार अलग अलग परिणाम आया, तो उनमें से एक बार ऐसा अवश्य होगा कि 4, है ना। तो प्रोबेबिलिटी जो है 4 आने की वो 6 में से केवल एक ही है, क्योंकि टोटल रिजल्ट कितने हैं, 6। एक क्वेश्चन इस पर कर लेते हैं छोटा सा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 4 व्हेन अ डाइस इज रोल्ड। जब एक पासे को उछाला गया, या ऐसे कहते हैं क्या किया गया, वो शकुनी मामा करते थे ना उसमें, ऐसे आजकल महाभारत आ भी रही, तो संख्या 4 से अधिक नहीं होने की क्या संभावना। तो हमारे रिजल्ट कौन कौन से हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। वो कह रहे 4 से अधिक ना हो, मतलब ये ना, ये तो हो सकते हैं। तो आ जाइए बस प्रोबेबिलिटी में, कुल परिणाम कितने थे, 6, 4 से अधिक ना हो, ऐसे कितने परिणाम हैं, 4। तो आंसर आ जाएगा 4/6, 4/6 का मतलब 2/3, 2/3 हमारे आंसर। तो ये था इंट्रोडक्शन एक तरीके से प्रोबेबिलिटी का। इस डाइस को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, 2 डाइस पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, उनको हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम अलग अलग टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे। आजकल प्लेइंग कार्ड्स पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, हो सके तो एक बार प्लेइंग कार्ड्स को आप लोग देख लीजिए, क्योंकि मैं अगले वीडियो में प्लेइंग कार्ड्स पढ़ाना चालू करूँगा, तो कैसे उनको एनालिसिस करते हैं, कितने तरीके के कार्ड होते हैं, किसको फेस कार्ड बोलते हैं, किसको स्पेड बोलते हैं, किसको हार्ड बोलते हैं, एक बार थोड़ा सा अगर हो सके तो एनालिसिस करके रखिए, तो आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। तो इस पार्ट के लिए इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए, धन्यवाद। अगले पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी।